तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमिश ट्यूटोरियल में। आज कल हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इट मींस आपका कार्य, ऊर्जा और शक्ति। जैसे कि इस चैप्टर की जानकारी के लिए हमें फिजिक्स के अन्य दो चैप्टर की जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसे आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, दूसरा जो है ग्रेविटेशन। जैसे कि यहाँ पे फोर्स की जानकारी लेना हमें क्यों जरूरी है। जैसे वर्क जो है विदाउट जो है नॉलेजिंग ऑफ फोर्स, ना तो इसको डिफाइन कर सकते हैं ना ही इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपका विदाउट नॉलेजिंग ऑफ आपका लॉज ऑफ मोशन, एनर्जी को ना तो डिफाइन कर सकते हैं ना ही इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। फिर जो बात रही आपका पावर का, ये जो पावर है इन दोनों के जानकारी के बिना, यानी कि वर्क एंड एनर्जी की जानकारी के बिना इसको भी ना तो डिफाइन कर सकते हैं ना ही फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अब बात रही ग्रेविटेशन चैप्टर की, तो ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी की जानकारी के लिए हमें ग्रेविटेशन चैप्टर की जानकारी होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी की जानकारी के लिए हमें ग्रेविटेशन चैप्टर की जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके जो फॉर्मूला होता है mgh होता है, जिसमें g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। यह कब प्रोड्यूस होता है, आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के वजह से होता है। किसके वजह से? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वजह से यह प्रोड्यूस होता है। चलिए हम जानते हैं इसके एक एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे वर्क डन, फिर जानेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे भैया एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद जो है आपका, जैसे कि एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे आप जानते हैं लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद जो है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, डेरिवेशन ऑफ जानेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 mv²। ये जो है आपका, इसको हम डिराइव करेंगे। फिर उसके बाद जो है अभी आपका पोटेंशियल एनर्जी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh होता है, इसका भी डेरिवेशन हम लोग करेंगे। फिर जो है आपका लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है आपका एनर्जी। इट मींस कहने का मतलब है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट मींस है इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे कि आपका इसका एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे। फिर जानेंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से क्या है दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे कि एक डैम बना करके कैसे पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद जो है देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है लाइट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। साथ ही साथ जो है आपका किस प्रकार से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद डिस्कस करेंगे यूजिंग ऑफ एनर्जी कन्वर्टर्स। जैसे कि बहुत सारे हमारे घर में अप्लायंस यूज होते हैं जिसका यूज करते हैं हम लोग एज अ एनर्जी कन्वर्टर। जैसे कि आप देखिए बल्ब, ये वो जो बल्ब होता है किस प्रकार से इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फैन जो है किस प्रकार से आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आयरन जो होता है आपका किस प्रकार से जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो है आपका जो आपका इलेक्ट्रिक चूल्हा जो होता है, इलेक्ट्रिक चूल्हा यानी कि इसको या तो हीटर जो क्या करता है आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इन सारी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे यहाँ पे पावर एंड, यहाँ पे जो है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसे पावर को हम लोग डिफाइन करेंगे और वो जानेंगे कि किस प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी है। फिर जानेंगे यहाँ पे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहने का मतलब क्या है भाई, यहाँ कहने का मतलब है कि जो आपके घर में बिजली यूज होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए एक मीटर लगा रहता है। उस मीटर में वह जो है इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंट किया जाता है। जैसे कि आपका उसका यूनिट होता है किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट आवर। इट मींस समझ में आ गया। तो ये जो है उसका कमर्शियल यूनिट होता है। चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे भैया वर्क डन। क्या जानेंगे? वर्क डन। इट मींस क्या हुआ? कार्य। क्या जानेंगे यहाँ पे भाई? कार्य जानेंगे। जैसे कि मैं बहुत देर से क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारी एनर्जी क्या किया है, लूज किया है। तो क्या मैं थका थका फील कर रहा हूँ, तो क्या इसका मतलब है कि मैंने काम किया?
मैं क्या है कि मैंने बैठ करके 2 से 4 घंटा 6 घंटा मैंने पढ़ाई किया, तो मैं थका हुआ फील करूंगा, तो क्या मैंने वर्क डन किया? मैं इस वॉल पर क्या लगाया? फोर्स लगाया, तो मैं थका हुआ फील करूंगा, तो क्या मैंने इस वॉल पर वर्क किया? जैसे कि मैं सर पे लेकर के कोई गठरी आगे की तरफ चला, गठरी इट मींस करने का मतलब है सूटकेस या कोई थैला बोरी जो भी बोल सकते हैं, और लेकर के मैं कहीं गया, तो उस कंडीशन में मैंने क्या वर्क डन किया? उस गठरी पर मैं थका हुआ तो फील करूंगा, लेकिन मैंने कोई भी वर्क डन नहीं किया इन सभी केसों में। कैसे? कैसे? क्योंकि यहाँ फिजिक्स के दुनिया में वर्क डन का मतलब कुछ अलग होता है भैया। क्या होता है यहाँ पे? वर्क डन का मतलब होता है यहाँ पे फोर्स से रिलेटेड चीज है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट किया जाता है तो उसमें क्या आना चाहिए? उसमें मोशन आना चाहिए, और उसमें क्या प्रोड्यूस होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होना चाहिए। तब कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ने कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट पर क्या किया गया है? वर्क डन हुआ है। चलिए जानते हैं। चलिए, वर्क डन मतलब हो गया आपका किया गया कार्य। इट मींस क्या है आपका? कार्य। क्या लिखेंगे? कार्य। इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन जानते हैं। जैसे when a force applied on an object then it gets displaced in the direction of force इज कॉल्ड। क्या कहलाएगा भैया आपका? इज कॉल्ड। क्या कहलाएगा आपका? बताओ। वर्क डन। क्या कहलाएगा आपका? वर्क डन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? वर्क डन कहलाएगा। आया समझ में? क्या कहलाएगा आपका? वर्क डन। जब क्या है, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए? उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। जब वो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा इन द डायरेक्शन ऑफ आपका क्या होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, तो उस केस में हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ काम हुआ है। आया समझ में? कुछ ना कुछ काम हुआ है। इट मींस इस एग्जांपल में क्या हो जाएगा आपका? एग्जांपल में क्या हो जाएगा आपका? जैसे एग्जांपल में लिखते हैं पुलिंग ए कार बाय क्रेन। क्या हो जाएगा आपका? पुलिंग अ कार बाय क्रेन। समझ में आ गया? एक कार के द्वारा क्या करना? एक कार के द्वारा किस चीज को खींचना भैया? किस चीज को खींचना? पता हमको। सॉरी, एक क्रेन के द्वारा कार को खींचना। समझ में आ गया? जैसे कि पुशिंग, लिखेंगे यहाँ पे पुलिंग ए कार्ट बाय हर्स और ऑक्स। यहाँ जो है बैल के द्वारा बैलगाड़ी को खींचना या घोड़ा गाड़ी को खींचना। समझ में आ गया? ये जो है क्या होगा आपका? वर्क डन होगा। क्या होगा भाई? वर्क डन। क्योंकि जब क्या है, बैल जो है या आपका या हॉर्स या घोड़ा जो है क्या करता है, जब उस पर पेशीय फोर्स लगाता है, पेशीय मतलब मस्कुलर फोर्स जब उस पर एक्सर्ट करता है, तो उस कंडीशन में वो क्या है, आगे की तरफ मूव करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि उस पे कुछ ना कुछ काम किया गया है, और घोड़ा के द्वारा कुछ ना कुछ काम उस कार्ट पे किया गया है। आया समझ में? फिर लिखेंगे पुशिंग ए बाई ए पर्सन। जैसे कि क्या है, जब कभी कभी जो है गाड़ी के, हमारे व्हीकल के डीजल पेट्रोल ये सब क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस पे फोर्स लगाते हैं, धक्का देते हैं, तो आगे की तरफ बढ़ता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस पर एक वर्क करते हैं। क्या करते हैं? उस पे वर्क करते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब उसके बाद जानेंगे हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल डिफिनीशन। क्या जानेंगे भाई? मैथमेटिकल definition
ऑफ वर्क डन। कोई दिक्कत इसमें? इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन जाने के बाद अब देखो मैथमेटिकल डिफिनीशन कहने का मतलब क्या है, चलिए जानते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ पे जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाया जाता है और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वर्क डन कहते हैं। आया समझ में? कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? कहने का मतलब है, मेरा मतलब है यहाँ पे कि मेरा मतलब है कि जैसे कि मैं लिख सकता हूं द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स अप्लाइड फोर्स एंड द क्या है आपका? द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या इसको क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऑफ फोर्स। इट मींस क्या हो गया आपका? इट मींस आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत इसमें? इज नॉन एज क्या कहलाएगा आपका? इज नॉन एज क्या कहलाएगा? पता हमको? वर्क। क्या कहलाएगा भाई? वर्क डन। आया समझ में? चलिए लिखते हैं इसका जो है मैथमेटिकल, दैट इज क्या हो जाएगा आपका? दैट इज इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज लिख सकते हैं, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अप्लाइड फोर्स। क्या हो जाएगा आपका? अप्लाइड फोर्स इनटू प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। इनटू क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ जो है कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि डिस्टेंस जो है कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जो है आपका किसी भी डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन होता है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है क्या होता है भाई? शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्या होता है? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट, यहाँ बोल सकते हैं कि मतलब किसी भी पाथ का क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ होता है। समझ में आ गया? तो वो जो है एक प्रॉपर डायरेक्शन में होता है, तो वो भी एक तरह का क्या है? डिस्टेंस ही है, लेकिन क्या है? प्रॉपर डायरेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। आया समझ में? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू F इंटू क्या हो जाएगा आपका? S। क्या हो जाएगा आपका? F इंटू S। कोई दिक्कत इसमें? F इंटू क्या हो जाएगा आपका? S। अब देखिए यह किस प्रकार का यूनिट है? लिखेंगे यहाँ पे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यह क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटी है। फिर उसके बाद लिखेंगे, मिटा दो इसको, फिर यहां हम लिखेंगे भाई इट इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। अच्छा बताओ यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे है भाई? यह डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे है पता हमको? क्योंकि ये जो है आपका फोर्स और क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंडेंट है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है आपका किसी पर डिपेंड होती है, उसको क्या कहते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और देखिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? लिखेंगे यूनिट ऑफ क्या है आपका? वर्क डन इज क्या हो जाएगा भाई? बता हमको यहाँ पे। अच्छा बताओ फोर्स का क्या होता है भाई? फोर्स का न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाता है भाई? मीटर होता है। क्या होता है आपका? मीटर होता है। फोर्स का न्यूटन एसआई यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है भाई? मीटर होता है, एसआई यूनिट। असल में तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यूनिट ऑफ वर्क डन इज होता है आपका क्या चीज? न्यूटन मीटर होता है। क्या भाई? न्यूटन इंटू मीटर होता है। आया समझ में? जैसे कि अब इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ फोर्स
सर क्या है आपका एसआई यूनिट ऑफ वर्क, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज क्या हो जाएगा आपका जूल होता है। क्या होता है भाई? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है इसका एसआई यूनिट? जूल होता है। इट इज डिनोटेड बाय जी, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल सॉरी कैपिटल जे, इट इज डिनोटेड बाय आपका क्या होता है? कैपिटल जे। किस चीज से डिनोट करते हैं भाई इसको? कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब देखिए इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, लिखेंगे सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, यूनिट ऑफ वर्क डन, वर्क डन इज क्या होता है भाई बताओ हमको? अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग, ई आर जी। क्या होता है भाई? अर्ग। कोई दिक्कत इसमें? इसको ई आर जी ही लिखा जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई यहाँ पे जो है 1 जूल क्या होता है, 1 जूल क्या होता है, व्हाट इज 1 जूल, डिफाइन करना है इसको। इट मींस लिखेंगे यहाँ पे 1 जूल, 1 जूल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे कि व्हेन a force of 1 Newton applied on an object and then it क्या लिख सकते हैं? then it gets displaced 1 मीटर। कितना है आपका? 1 मीटर इज कॉल्ड क्या कहलाएगा भाई बताओ हमको? इज कॉल्ड 1 जूल। क्या कहलाएगा आपका? 1 जूल। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो वो क्या है आपका? 1 मीटर ही क्या करेगा? डिस्प्लेस्ड करेगा। यानी कि 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो 1 मीटर डिस्टेंस को ही क्या करेगा? प्रॉपर डायरेक्शन में कवर करेगा। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि उस पर जो है 1 जूल का वर्क हुआ है। क्या हुआ है? 1 जूल का काम हुआ है। आया समझ में? यानी इसको क्या बोलते हैं? 1 जूल। आया समझ में? यहाँ लिखेंगे 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू क्या हो जाएगा? इनटू 1 मीटर। आ रहा है समझ में? 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग क्या चीज 1 अर्ग क्या होता है, व्हाट इज 1 अर्ग। तो लिखेंगे यहाँ पे, बिठा दो इसको, बिठा दो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, खुदा ने तुझे को बनाया हुआ है मेरे लिए। जैसे कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि when a force of one dyne is applied on an object then it gets लिख सकते हैं then it gets displaced 1 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आपका? 1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड क्या कहलाएगा भाई बताओ हमको? इज कॉल्ड 1 अर्ग, इज कॉल्ड 1 अर्ग। समझ में आ गया? क्या कहलाएगा आपका? इज कॉल्ड 1 अर्ग कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? इट मींस कहने का मतलब है दैट इज हम लिख सकते हैं यहाँ पे कैसे लिखेंगे 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 अर्ग इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 डाइन इनटू क्या हो जाएगा आपका? 1 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में? 1 डाइन इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 1 सेंटीमीटर। यानी कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर 1 डाइन का क्या है फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आएगा 1 सेंटीमीटर का आएगा। कितना का आएगा? 1 सेंटीमीटर का। तो हम क्या कहेंगे कि उस पर 1 अर्ग का वर्क डन हुआ है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? ये बहुत आसान टॉपिक है भाई, इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए मिटा दो इसको। जैसे कि अब हम यहाँ जानेंगे रिलेशन बिटवीन, क्या जानेंगे भाई?
रिलेशन बिटवीन वन अर्ग एंड क्या लिखेंगे यहाँ पे जूल। ठीक है भाई, यहाँ जानेंगे रिलेशन बिटवीन वन जूल एंड वन अर्ग। कोई दिक्कत इसमें? चलिए यहाँ जानेंगे, जैसे कि 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है। 1 जूल इज इक्वल टू होता है 1 जूल इज इक्वल टू होता है आपका 1 न्यूटन 1 मीटर। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो हम क्या करेंगे, इसको डाइन के फॉर्म में, इसको सेंटीमीटर के फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डाइन के फॉर्म में और सेंटीमीटर के फॉर्म में। तो हमें पता है कि 1 डाइन इज इक्वल टू हाउ मच, सर क्या है आपका 1 मीटर न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन होता है 10⁵ चलिए निकाल कर देखते हैं। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे मीटर। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं भाई, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं बताओ हमको। 1 किलो में 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताओ? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो लिखेंगे 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका सेकेंड स्क्वायर। ये तो सेकेंड स्क्वायर होगा। और उसके बाद जो है क्या लिखेंगे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, फिर से 100 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे भाई? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ जो है आपका हम लिख सकते हैं 10⁵ ऐसे बताओ ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम लोग? डाइन बोलते हैं। यहाँ पे जो है आपका क्या लिखेंगे 10⁵2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें? अब इसको हम बोलते हैं क्या चीज? डाइन। यानी 10⁵ डाइन इनटू क्या हो जाएगा आपका 10⁵2 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत इसमें? 10⁵2 क्या होगा आपका? सेंटीमीटर होगा। अब क्या करेंगे, दोनों का बेस क्या है भाई? सेम है। दोनों का बेस क्या है? सेम है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 10⁵7 डाइन सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? अर्ग होता है। अभी तो मैंने बताया था, अर्ग का डेफिनेशन दिया था। तो 1 डाइन सॉरी क्या है 1 अर्ग इज इक्वल टू क्या था 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। तो ये दे रहा है ना जी सर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अर्ग। कोई दिक्कत इसमें? यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू होगा आपका 10⁵7 अर्ग। कोई दिक्कत इसमें? अब देख लो भाई कि 1 अर्ग बराबर क्या होगा, व्हाट इज इक्वल टू 1 अर्ग। यहाँ लिखेंगे 1 अर्ग इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई बताओ हमको? 1 अर्ग इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे, इसको क्या करेंगे हम लोग इधर भेजेंगे। तो ये हो जाएगा 10⁵ कितना हो जाएगा 1 बाई, लिखेंगे यहाँ पे 1 बाई 10⁵7 यहाँ पे हो गया जूल। कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ 1 अर्ग इज इक्वल टू लिखेंगे कैसे, जब ये जो है आपका क्या है कि डिवाइडेड बाई 10 के पावर अगर क्या है डिनोमिनेटर में हो, 10 का पावर कोई भी डिनोमिनेटर में हो, तो जब ऊपर की तरफ वो भेजते हैं न्यूमरेटर में भेजते हैं तो उसमें माइनस का साइन लग जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे 10⁻⁻7 जूल। आ रहा है समझ में? यह कैसे आया सो? कोई दिक्कत इसमें? बहुत ही आसान टॉपिक है भाई, समझ में आ गया? यार इसको याद रखने की जरूरत है, यह काफी जरूरी चीज होता है। आपके कंपटीशन एग्जाम में यह पूछे जाते हैं कि 1 अर्ग में कितने जूल होते हैं और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपका क्या करेंगे, इस पर एक क्वेश्चन। सावन का महीना आया है नगीना। लिखेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन 1 रहेगा आपका कि when force of 50 न्यूटन कहा जाएगा आपका फोर्स ऑफ 50 न्यूटन applied on an object gets क्या लिखेंगे gets displaced
गेट्स या कवर लिख सकते हैं, इट कवर्स कवर्स डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ कितना हो जाएगा आपका 15 मीटर लिख लेते हैं यहाँ पे 15 या क्या लिख सकते हैं 15 मीटर। कोई दिक्कत इसमें? देन फाइंड वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट ऑन इट लिखिए ऑन ऑब्जेक्ट इट मींस क्या है आपका ऑन इट। कोई दिक्कत इसमें? फाइंड आउट करना है। चलिए इसमें दिया क्या चीज है वह जानेंगे। सबसे पहले गिवन है आपका, गिवन लिखते हैं सबसे पहले। गिवन क्या है इसमें भाई? फोर्स गिवन है। फोर्स इट मींस F इज इक्वल टू कितना दिया है आपका 50 न्यूटन। कितना न्यूटन है भाई? 50 न्यूटन। आया समझ में? कितना दिया है भाई? 50 न्यूटन दिया है। उसके बाद जो है आपका क्या दिया है आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसको S इज इक्वल टू यानी कि डिस्टेंस कवर जो है आपका कितना दिया है? डिस्टेंस कवर इट मींस आप प्रॉपर डायरेक्शन इट मींस कि आपका फोर्स के डायरेक्शन में कितना दिया आपका 50 मीटर 50 मीटर। कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन फोर्स और क्या है आपका वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या रिलेशन होता है? वर्क डन इज इक्वल टू होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है ना भाई। इट मींस क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लिखेंगे F इंटू S लिखते हैं भाई। क्या लिखते हैं? F इंटू S। तो यहाँ लिखेंगे 50 इंटू क्या हो जाएगा आपका 50। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 फाइव कितना होता है बताओ हमको? 15 फाइव कितना होता है? 75। जीरो लगा देंगे यहाँ पे हो गया आपका जूल। कोई दिक्कत इसमें? कितना काम किया गया इस पे? इतना काम किया गया। इट मींस क्या है आपका 750 जूल का वर्क डन हुआ है। तब जाकर के क्या हुआ कि उसमें जो है इतना डिस्प्लेसमेंट आया। कोई दिक्कत है इसमें? इतना जूल का काम हुआ तभी जाकर के उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट आया भाई बताओ हमको? इतना आया है। कोई दिक्कत? सबसे आसान समझ में आ गया। अब देखिए हम जानेंगे कि जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर ऑब्लिकली माने कि किसी एंगल पर जब हम फोर्स एग्जर्ट करते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट पर किसी एंगल पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो उस पीरियड में जो है वर्क डन क्या होगा। ठीक है देखेंगे। मिटा दो इसको, मिटा दो तेरे इसके दा। अगर मैं बोल दूं कि भैया इसी क्वेश्चन को अब बतलाओ, यहाँ पे मैं कह दूं कि आपका चेंज करने के लिए ठीक है 750 जूल को अर्ग में चेंज करना है। ठीक है इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग? कितना अर्ग होगा बताओ हमको? 750 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग? बोलो बोलो भाई। चलो क्या करेंगे यहाँ पे 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं बताओ? 10⁻7 अर्ग होते हैं। क्या होते हैं 10⁻7? तो क्या लिखेंगे 750 इंटू 10⁻7 क्या हो जाएगा आपका अर्ग। हो गया इतना ही होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7.50 इंटू 10⁻, क्या लिखेंगे इसमें का 2 जोड़ लेंगे 9 अर्ग हो जाएगा। ये जो है आपका साइंटिफिक डिजिट में लिखा गया है। ठीक है 7.5 इंटू 10⁻9 अर्ग के बराबर होगा। कोई दिक्कत आया समझ में? यही इसका आंसर होगा अर्ग में। चलो मिटा दो इसको, मिटा दो। चलो भाई यहाँ पे हम जानेंगे कि आपका फोर्स एक्टिंग फोर्स, अरे भाई क्या लिख रहे हैं? एक्टिंग ऑब्लिकली ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल पर। ठीक है देन वर्क डन विल बी क्या होगा आपका? वर्क डन विल क्या होगा बता हमको? चलो हम जानते हैं। मान लेता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है क्या है आपका? कोई ऑब्जेक्ट है।
ये क्या है, अर्थ के सरफेस पे। या जो है नन्हा मुन्ना राही जो है, एक छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है, इस पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। ये जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है किसी एंगल पर कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑब्जेक्ट जो है इधर डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो है आपका फोर्स लगता है, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आती है इस डायरेक्शन में आती है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं कि बॉय जो है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे जो होते हैं, क्या करते हैं, टॉय को खींचते हैं, तो टॉय जो है आगे की तरफ बढ़ता है। जब उसमें क्या है, कोई धागा बांध करके, कोई रस्सी बांध करके उस टॉय को खींचते हैं, तो वह क्या है, आपका आगा बढ़ता है। तो उस पर जो फोर्स एक्सर्ट होता है वह ऑब्लिकली होता है या किसी एंगल पर होता है। किसके साथ एंगल बनाता है भैया, बताओ हमको। डिस्प्लेसमेंट और क्या चीज के बीच में एंगल होता है, बताओ हमको। फोर्स के बीच में एंगल होता है, आया समझ में। यानी कि अर्थ के सरफेस और फोर्स के बीच में जो एंगल होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि ऑब्लिकली फोर्स उस पर एक्सर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ है आपका एम कोई मास का ऑब्जेक्ट है, मान लेता हूँ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि, अच्छा बता, तो अगर यह जो है किसी इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, क्या है आपका, इस पॉइंट पे पहुंच जाता है यह ऑब्जेक्ट आपका, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, लेट फोर्स, अप्लाइड फोर्स इज क्या हो जाएगा आपका, एफ मान लेते हैं। इस पर कौन सा फोर्स लगाया जाता है, एफ फोर्स लगाया जाता है, कोई दिक्कत इसमें। एंड ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस इस, क्या है आपका, इस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किधर भाई कर रहा है यहाँ पे, फोर्स के डायरेक्शन में। ये जो है आपका किसके डायरेक्शन में कर रहा है भाई, फोर्स के डायरेक्शन में। तो ये जो है इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है क्या है आपका, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो एंगल बिटवीन, लिखेंगे यहाँ पे एंगल बिटवीन देम इज थीटा। क्या है, इन दोनों के बीच के एंगल क्या है आपका, थीटा है। तो वर्क डन विल बी होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्क डन विल बी क्या होगा आपका, पता हमको। इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ cos थीटा इनटू क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। आया समझ में, एफ cos थीटा इनटू एक्स। कैसे, यहाँ जो है यह लिखने की जरूरत क्यों है, एफ cos थीटा मैं क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। इसका देखो रिजल्ट तो ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, एफ डॉट एस क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा, ऐसे लिखेंगे। लेकिन जो है एफ cos थीटा मैं कैसे क्यों लिख रहा हूँ, देखो भाई ये जो है आपका एक्स एक्सिस के लंबे, क्या है आपका, एक्स एक्सिस के लंबे, ठीक है। यह जो है मान लो यह कोई वाई एक्सिस है, समझ में आ गया। तो ये जो फोर्स जो है, ये जो फोर्स है भाई, जब एक्स एक्सिस के अलोंग लगेगा तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा क्या होगा, एफ cos थीटा होगा। इस डायरेक्शन में जो है आपका क्या होगा, फोर्स, इस डायरेक्शन में जो है आपका फोर्स क्या होगा, एफ cos थीटा। इस डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में भाई, बताओ, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। फोर्स क्या होगा आपका, फोर्स जो होगा cos थीटा से मल्टीप्लाइड होगा। आया समझ में, आ रहा है समझ में। जब ऑब्लिकली फोर्स काम करेगा तो cos थीटा के डायरेक्शन में क्या, सर क्या है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में क्या होगा आपका, पता हमको, f cos थीटा होगा। आ रहा है समझ में, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे भाई, बता हमको, W इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, f cos थीटा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना है। चलो, जैसे कि मान लो यहाँ पे, जैसे कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी, मान लो ये जो है आपका क्या है आपका, किसी वेक्टर क्वांटिटी, मान लो कि यह जो है आपका ए वेक्टर क्वांटिटी है। जब ए वेक्टर क्वांटिटी का हम क्या निकालते हैं, कंपोनेंट निकालते हैं, एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में। तो ये जो होगा आपका, ये जो होगा क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड cos थीटा है, इधर होगा, इधर जो होगा आपका ए का मैग्नीट्यूड होगा आपका साइन थीटा। समझ में आ गया, ये क्या होगा आपका, साइन थीटा होगा।
अच्छा बताओ यह कैसे निकाला गया? ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ भाई? ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ जो है मान लो यह थीटा कोई एंगल है, ये एंगल क्या है आपका? थीटा है। तो थीटा टेन थीटा देखो यहाँ पे जो है आपका साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, या cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू होता है आपका क्या चीज? बोलो यहाँ से यहाँ x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका? बताओ हमको। ए होता है x डिवाइडेड बाई ए। तो जब हमको a निकालना है तो a को क्या करेंगे? इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। a निकालना, x निकालना है, क्या निकालना है हमको? यह x डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे? a से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आया समझ में? उसी प्रकार से इसके केस में भी होता है। तो ये सारी चीज की जो है जानकारी लेने की जरूरत आपको नहीं है, बस इतना ही समझिए। समझ में आ गया? यानी कि इसको हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू होगा, यहाँ पे क्या चीज होगा? एक वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा आपका? एस वेक्टर। इट मींस क्या है? यह क्या है आपका? यानी किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है? स्केलर क्वांटिटी देता है। क्या देता है? स्केलर क्वांटिटी। वहीं है इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है बताओ हमको? वेक्टर क्वांटिटी देता है। आया समझ में? इसलिए जो है आपका वर्क जो होता है क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। साथ ही साथ इसमें जो है इसका इसके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। कोई दिक्कत इसमें? आया समझ में? चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? जानेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से जो है कि कब जो है आपका फोर्स मैक्सिमम होता है, कब फोर्स मिनिमम होता है, और कब फोर्स जो है आपका नेगेटिव होता है। चलिए मिटा दो इसको, मिटा दो। लिखेंगे यहाँ पे एक चीज लिखेंगे यहाँ पे, चलो भाई लिखेंगे वर्क, वर्क डन मे बी क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? जीरो एंड 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 निगेटिव। क्या आपका? निगेटिव। क्या है आपका? वर्क डन जो होता है पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, और क्या होता है आपका? जीरो भी होता है। समझ में आ गया? अब देखिए इट मींस कहने का मतलब क्या है? दैट इज कहने का मतलब है कि वर्क जो होगा आपका W हो जाएगा आपका पॉजिटिव भी होता है। समझ में आ गया? या या क्या हो जाएगा आपका? W क्या हो जाएगा आपका? जीरो भी हो जाएगा। किसके बराबर होगा भाई? जीरो। या क्या हो जाएगा आपका? W जो होगा आपका निगेटिव भी होगा। समझ में आ गया? यहाँ तीन केस बनते हैं। ये जो है आपको इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट केस, ठीक है। इसको मान लेंगे सेकेंड केस, इसको मान लेते हैं हम लोग थर्ड केस। समझ में आ गया? फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस। चलिए हम एक एक केस के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कि कब जो है हमारा वर्क डन पॉजिटिव होता है, कब जो है वर्क डन हमारा जीरो होता है, कब हमारा वर्क डन निगेटिव होता है। आया समझ में? चलिए यहाँ जो है मिटा दो, इसको मिटा दो। अच्छा एक चीज है, ये जो है पॉजिटिव कब होगा? जब फोर्स जो है फोर्स की डायरेक्शन और साथ ही साथ इसमें जो है इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होंगे? सेम होंगे। तो उस कंडीशन में वर्क डन आपका क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है भाई? आया समझ में? अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट किया जाता है उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका? जीरो। ठीक है? एक और कंडीशन है, अब अगर जो है फोर्स और क्या है डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उस केस में भी यह क्या हो जाएगा आपका? जीरो। आया समझ में? जब क्या है आपका जीरो से, यानी कि इस केस में जो है थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? थीटा का वैल्यू ये 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए भाई। इट मींस क्या है? 0 डिग्री का वैल्यू, जीरो से क्या थीटा का वैल्यू जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री के अगर बीच में रहता है, बीच में 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। 90 डिग्री के बीच में होगा, बीच में, समझ में आ गया? तब 0 डिग्री होना चाहिए और क्या है आपका 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो उस केस में जो है आपका क्या होगा? वर्क डन पॉजिटिव होगा। इट मींस कहने का मतलब है कि 0 डिग्री लिखेंगे आप लोग, यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री इज इक्वल टू, और स्मॉलर देन क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, 0 डिग्री इज इक्वल टू स्मॉलर देन थीटा, एंड थीटा इज स्मॉलर देन क्या हो जाना चाहिए आपका? 90। कोई दिक्कत इसमें?
आया समझ में? यह आपका रिलेशन होगा। तब इस कंडीशन में क्या होगा आपका, पता वर्क डन पॉजिटिव होगा। यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे जो है आपका वर्क डन कब जीरो होगा, जब यह आपका थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। समझ में आ गया? थीटा का वैल्यू क्या होगा आपका, 90 डिग्री होगा। या तो डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए आपका, एस का वैल्यू क्या होना चाहिए, एस इज इक्वल टू अगर जीरो है तो उस केस में भी होगा। आया समझ में? यहाँ पे जो है आपका निगेटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा भाई, जब यहाँ थीटा का वैल्यू जो है आपका, थीटा का वैल्यू यानी कि 90 डिग्री से क्या होना चाहिए आपका, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। और क्या है आपका, बोलो, यहाँ पे 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 270 डिग्री से क्या होना चाहिए आपका, या 180 लिख सकते हैं आप, 180, सॉरी क्या लिखेंगे यहाँ पे, 180 डिग्री क्या होना चाहिए आपका, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। यानी कि 180 डिग्री जो है हमारा ग्रेटर होगा। तो इस पीरियड में जो है आपका वर्क डन नेगेटिव होगा। आया समझ में? चलिए हम एक एक करके समझेंगे इसको। मिटा दो, मिटा दो इसको। सबसे पहले जानेंगे फॉर पॉजिटिव वर्क डन। लिखेंगे फॉर पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। इट मींस क्या होगा, इट मींस W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, प्लस V। इसके लिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले देखिए यहाँ जो है आपका पॉजिटिव वर्क डन के लिए सबसे पहले जो है किस डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए, सॉरी क्या बोलते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। इट मींस कहने का मतलब है वो एक दूसरे के पैरेलल होगा तो मैक्सिमम होगा, यानी कि जो है उनके डायरेक्शन क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि if force is सर क्या लिखेंगे, if displacement लिखेंगे, if displacement is in direction of force, applied force, then work will be पॉजिटिव। क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। यानी कि इस पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, तो यहाँ जो है फोर्स जो है अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में, सेम ही डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो उस कंडीशन में जो है आपका क्या हो जाएगा, वर्क होगा आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या होगा आपका, वर्क पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि cos थीटा का जो वैल्यू होता है यहाँ पे, और W इक्वल टू क्या होता है, एफ एस cos थीटा, cos थीटा होता है, एफ एस cos थीटा होता है। समझ में आ गया? cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू जो है आपका, जब cos यहाँ थीटा का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू 90 डिग्री के अगर क्या है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में क्या होता है आपका, 90 डिग्री तक घटता है। समझ में आ गया? cos थीटा का वैल्यू जो है, थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री रखते हैं तो 1 हो जाएगा, और इसका 90 डिग्री रखते हैं तो 0 हो जाता है। ठीक है, इट मींस क्या है, जब यह क्या है आपका इंक्रीज करेगा, थीटा का वैल्यू क्या है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाएगा, तो उस केस में जो है इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, गिरेगी, क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। ठीक है, आ रहा है समझ में? अरे भैया यहाँ जो है समझो, यहाँ पे cos 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1 होता है, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3/2 होता है, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/√2 होता है, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/2 होता है। भाई अब देखो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 0। ये जो है आपका, यहाँ देख लो भाई, यहाँ जो है cos 0 का वैल्यू 1 है, यानी कि मैक्सिमम है, cos
30 का वैल्यू क्या है, √3/2 है। ये क्या है, इससे कम है। ये जो है cos 45 डिग्री का वैल्यू जो है 1/√2 है। ये क्या है, इससे कम है। फिर जो है cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/2 है। ये भी क्या है आपका, इस सभी से कम है। यहाँ cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या है भाई, बताओ हमको। ये जो है आपका 0 है। तो यहाँ जो है सबसे कम है। जब क्या है कि जब क्या है थीटा का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो उस केस में जो है cos थीटा का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, वो भी आपका इंक्रीज करेगा। जब डिग्री वो इंक्रीज करेगा तो यहाँ डिक्रीज करेगा। आया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लिखेंगे यहाँ एक और चीज समझो, एक टर्म लिख लो यहाँ पे, इफ थीटा इंक्रीज, क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज, देन cos थीटा डिक्रीज, क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा डिक्रीज। आ रहा है समझ में। क्या है आपका, थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, कहां से कहां, बताओ हमको, कहां से कहां। ये जो है आपका कहां से कहां तक इंक्रीज करेगा, ये जो है आपका कहीं भी इंक्रीज करता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू जो है आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे कि क्या है, ये मतलब कि 0 डिग्री से 90 डिग्री, 90 से लेकर के 180 डिग्री, उस केस में क्या कर रहा है वहां पे, वो डिक्रीज ही कर रहा है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, मिटा दो इसको। फिर उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज करता है। जैसे कि ये आपका क्या है, 80 डिग्री से क्या जाता है 290 डिग्री तक, 270 डिग्री तक, 270 डिग्री तक जाएगा, तो उस केस में फिर से इंक्रीज करना शुरू कर देगा। फिर जो है आपका जैसे कि 270 से कहाँ जाएगा आपका 0 डिग्री, यानी कि फिर क्या बोल सकते हैं 360 डिग्री तक जाएगा, तो उस केस में फिर से आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एक बार करता है इंक्रीज, फिर सॉरी एक बार डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है, ऐसे होता है इसका। कोई दिक्कत, मिटा दो इसको। अब जानेंगे क्या हम पे मैक्सिमम वर्क डन होगा। जैसे इसका एग्जांपल जान लेते हैं। एग्जांपल में क्या लिखेंगे, यहाँ पे एग्जांपल में लिखेंगे एग्जांपल जैसे कि ए फुटबॉल किक्ड by a player it produce लिखेंगे it's produce it produces positive work। कोई दिक्कत इसमें। दूसरा हो जाएगा, दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, a cart is pulled by a cart is pulled by horse produce positive work done। पॉजिटिव वर्क, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। अब एक और चीज है, लिखेंगे यहाँ पे एक स्टार लगा लिखिएगा कि लिखेंगे यहाँ पे वर्क डन इज मैक्सिमम एट 0 डिग्री। क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम एट एंगल ऑफ 0 डिग्री। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स देख सकते हैं यहाँ पे, इट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, इट मीन्स लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल, यहाँ लिखेंगे इट मीन्स लिखेंगे कि फोर्स एंड यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट टू बी force and displacement to be parallel। आया समझ में। इस केस में क्या है आपका फोर्स और आपका क्या होना चाहिए, आपका डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होना चाहिए। समझ में आ गया। एक्टिंग फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका पैरेलल होना चाहिए, देखिए एक ही लाइन के एलोंग होना चाहिए दोनों के दोनों, कोई दिक्कत इसमें। तो उस केस में जो है आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम होगा, क्या होगा भाई, मैक्सिमम। आया समझ में, यानी कि एट द 0 डिग्री। बहुत आसान। चलो मिटा दो इसको, मिटा दूं, क्यों होता है 0 डिग्री पर, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है, वो 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम होगा ही होगा। आया समझ में। जब क्या है, यानी कि क्या होता है कि W इक्वल टू क्या होता है भाई बताओ, f डॉट cos थीटा, सो क्या है f s cos थीटा होता है, क्या होता है f s cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो f इनटू क्या हो जाएगा s हो जाएगा, ठीक है। फोर्स और आपका क्या है, आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जितना कवर किया जाएगा उसी का प्रोडक्ट के बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, बिकॉज़ 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा तो वो आपका मैक्सिमम होगा वर्क डन। मिटा दो, 4 लिखेंगे यहाँ पे, 4 0 वर्क डन, ठीक है। 4 0 वर्क डन, यानी कि W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। किस केस में, इफ लिखेंगे यहाँ पे, इफ a force is applied on an object and object do not get, लिखेंगे यहाँ पे, then it do not get, then it does not, लिखेंगे यहाँ पे does not get displaced, then क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन विल बी क्या हो जाएगा आपका 0। कैसे, जैसे कि मान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर आपका क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स तो अप्लाई हो रहा है F, ठीक है, लेकिन उसमें जो डिस्प्लेसमेंट जो है, फोर्स जो है आपका क्या है, फोर्स F फोर्स उस पर एग्जर्ट कर रहा है, मान लो F फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, लेकिन क्या है कि उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है, मान लो यह ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इस पर मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया, लेकिन क्या है यह इसी जगह का इसी जगह पर रह गया, इसी जगह का इसी जगह पर रह गया, तो यहाँ जो है चेंज इन पोजीशन तो आया नहीं, तो चेंज इन जब पोजीशन ही नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे S क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा, तो W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू S होता है भाई, तो यहाँ लिखेंगे F इंटू क्या लिखेंगे, सॉरी cos थीटा भी लिख लेते हैं यहाँ पे, cos थीटा, F इंटू क्या लिखेंगे 0 इंटू cos थीटा, कोई दिक्कत इसमें, तो ये क्या आ जाएगा आपका W इक्वल टू 0 के बराबर, कोई दिक्कत आया समझ में। एक और केस है हम इसका मिटा दो, जैसे कि यहाँ जो है आपका एक और लिखेंगे यहाँ पे कि if angle between force and displacement is 90 degree, then work done will be क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन विल बी 0। कोई दिक्कत इसमें, जैसे कैसे यहाँ पे होगा आपका, मान लो W इक्वल टू क्या होता है F S cos थीटा होता है, क्या होता है आपका cos थीटा, कोई दिक्कत इसमें, यानी कि जो है थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री यानी 90 डिग्री है, क्या है आपका 90 डिग्री, तो इस केस में क्या होगा बताओ हमको, इस केस में क्या हो जाएगा भाई बताओ हमको, इस केस में F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, F इंटू S इंटू cos
90 डिग्री। यहाँ हमको पता है कि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो लिखेंगे f इंटू एस इंटू 0 इज इक्वल टू हो जाएगा w इज इक्वल टू बता 0। जब क्या है आपका, बता हमको, जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, तो उस केस में जो वर्क डन होगा 0 होगा। चल, यह कब होगा, जब आप अपने सर पे कोई गठरी लेकर के अपने ससुराल जाते हैं, मोटरी जो पहुंचाने ले जाते हैं, मोटी समझते हैं, जैसे कि सूटकेस हो गया, बीबी के साथ जब जाएंगे ससुराल, ठीक है, पैदल मजा लेते लेते, तो उस केस में जो है जब आप सर पे अपने क्या रखिएगा, कोई बैग रख लेते हैं, सूटकेस रख लेते हैं, तो उस पीरियड में जो है आपके द्वारा जो आप तो जाकर के ससुराल में थक जाइएगा, वहाँ साली वाली खूब सेवा करेंगे, वाह जीजा जी बहुत भारी भारी सामान लाए हैं सर पे लाद करके, वहाँ तो सेवा करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है आपका आपके द्वारा वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, फिर भी आप थक गए। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि यहाँ जो है आपका जैसे आपने सर पे, मान लो कि यहाँ पे जो है आपने अपने सर पे क्या रख लिया है, गठरी रख लिया है। क्या रख लिया है भाई, गठरी रख लिया है, ठीक है। और आप जा रहे हैं अपने ससुराल की तरफ, इस साइड जा रहे हैं आप ससुराल की तरफ, तो यहाँ आपके ससुराल है, ये जो है ससुर जी का क्या है आपका घर है, ठीक है, ये ससुर जी का घर है। आप क्या है यहाँ पहुंच गए, तब तक आपका हिंच भी सब निकल जाएगा, यहाँ पहुंचे, ठीक है। लेकिन जो है आपके ऊपर से जो यह फोर्स जो एग्जर्ट होगा, इसका मास कुछ ना कुछ होगा, एम होगा, समझ में आ गया। तो यहाँ जो है इस पर जो फोर्स लगेगा, mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और आपने किधर चला, इधर डिस्टेंस यानी कि एक डिस्प्लेसमेंट को तय किया, समझ में आ गया। तो यहाँ जो है आपका एंगल जो बनेगा, एंगल यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, एस, और क्या है आपका mg, सॉरी इधर समझिए आप, ये क्या है आपका, जैसे कि यहाँ समझिए, ये क्या है आपका एस हो गया, यह क्या हो गया आपका mg फोर्स हो गया। यहाँ mg फोर्स समझते हैं ना, जब सर पे आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो आपको भारी लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करता है, उस पर वर्क करता है, इसी की वजह से क्या होता है, वो आपको भारी लगता है। समझ में आ गया? यहाँ इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो उसके बाद जो है आपका जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा आपके द्वारा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? एग्जाम्पल लिख ले इसका, एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे कुली लोग क्या करते हैं, लिखेंगे एग्जाम्पल में, ए कुली कैरी कैरीज ए बैग और सूटकेस ओवर हिज हेड then work will be done by, क्या हो जाएगा, work will be done by him on, क्या हो जाएगा, बैग, किस पर, ऑन बैग या सूटकेस, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैग, अरे भाई बैग नहीं, भीख मांगना नहीं है, BAG बैग, और सूटकेस केस 0, सूटकेस ईच क्या हो जाएगा आपका, ईच 0। समझ में आ गया? क्या होगा आपका, 0 होगा। आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? जब आप सर के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को लाद करके ले जाते हैं, रख करके कैरी करते हैं, तो उस केस में जो है आपके बॉडी में थकावट होता है, लेकिन आपके द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा 0 किया जाएगा, क्योंकि फिजिक्स वर्ल्ड में जो है आपका ये जो है वर्क डन का अलग मतलब होता है। वर्क डन का मतलब क्या होता है, जब उस पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा, क्या किया जाएगा, फोर्स अप्लाई किया जाएगा, तो उस केस में जो है आपका वर्क डन क्या होगा आपका, होगा, ठीक है, जब डिस्प्लेस होगा ऑब्जेक्ट तक, नहीं तो नहीं होगा। चलिए अब जानेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, आपका इफेक्ट डालते हैं। समझ में आया? जानेंगे फैक्टर्स दैट इफेक्ट वर्क।
लिखेंगे यहाँ पे फैक्टर्स फैक्टर्स इफेक्ट वर्क ना। चलिए देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर है। सबसे पहले हम लिखेंगे भाई यहाँ पे कि आपका फर्स्ट जो फैक्टर होगा, एक नंबर अप्लाइड, क्या होगा आपका अप्लाइड फोर्स, कोई दिक्कत इसमें। दूसरा जो फैक्टर है आपका, बोलो सेकेंड फैक्टर क्या है आपका? सेकेंड फैक्टर है आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, क्या लिखेंगे या डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, या डिस्प्लेसमेंट सीधा लिखो डिस्प्लेसमेंट, ये तो कंफ्यूजन में चले जाओगे। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ, क्या लिखेंगे इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो भाई डिस्प्लेसमेंट जो है ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो है आपका फोर्स के क्या हो डायरेक्शन में। अच्छा जीरो वाला तो हमने पढ़ लिया है, एक निगेटिव छूट गया था, सॉरी इसके लिए माफी चाहता हूँ। चलिए आगे देखो, यहाँ जो है आपका लिखेंगे क्या चीज, हाँ फोर निगेटिव वर्क डन, क्या हो जाएगा आपका निगेटिव वर्क डन। लिखो भाई इसको तेजी से थोड़ा सा, वर्क डन। देखो निगेटिव वर्क डन कब होगा, जब आप क्या है फोर्स इधर लगा रहे हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा आपका निगेटिव वर्क डन। जैसे कि क्या है, आप जब व्हीकल को चलाते हैं, जैसे कि आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल जो है काफी तेजी से चला रहे हैं उसको, ठीक है, अचानक से आप ब्रेक ले लिए, जब ब्रेक लेते हैं तो उसमें जो है उसके व्हील और क्या है सड़क के बीच में, या क्या बोल सकते हैं उसके जो ब्रेक रबड़ होते हैं उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है, जिसकी वजह से वो क्या है उसकी एक्सीलरेशन क्या होती है, कम होते जाती है, कम होते जाती है, वो रुक जाती है। लेकिन फिर भी जब ब्रेक आप लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि वहीं का वहीं रुक जाती है जहां से ब्रेक लगाते हैं, कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। तो वो जो है डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है, तो उस केस में जो है वर्क डन जो किया जाता है किसके द्वारा, बताओ, सड़क के द्वारा, किस पे, साइकिल पे, उसको हम क्या बोलेंगे निगेटिव वर्क डन। चलो लिखते हैं, या आप किक मारते हैं, फुटबॉल को क्या मारा आपने, किक मारा, ठीक है भाई, किक मारा पैर से, तो उस केस में जो है कुछ दूर जाकर के फुटबॉल क्या हो जाता है आपका रुक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फुटबॉल और जो है अर्थ के सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, जिसके वजह से क्या होता है वो रुक जाता है। इट मींस क्या है कि मान लो ये फुटबॉल है भाई, फुटबॉल है, किसी ने इधर से मार दिया इसको, ला क्या मार दिया, पैर से मार दिया, एक फोर्स से मार दिया, ठीक है। तो ये जो है आपका धीरे धीरे ये क्या किया मोशन में आया, और एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ पे आकर के रुक गया। जैसे ही इसको फोर्स एग्जर्ट होता है तो यह क्या होता है आपका मोशन करना शुरू कर देता है, मोशन करना शुरू कर देता है। ये जो है आपका रेस्ट में आ जाता है, यहाँ पे रेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ जो है जब रेस्ट में आता है तो इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में जो है यहाँ पे जो है आपका क्या काम करना शुरू कर देता है, मान लेता हूँ कि यह जो है इसके बीच में जो है फ्रिक्शनल फोर्स काम करना शुरू कर देता है। रेस्ट में आने से पहले जो है फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, जैसे ही इसको फोर्स एग्जर्ट किया जाता है, ऐसे तो ऑलरेडी रेस्ट में होता है, जैसे ही फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो फिर से वो क्या है कुछ दूरी को तय करता है, फिर उसके बाद रेस्ट में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। तो उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो इस पर वर्क डन होगा वो क्या होगा आपका निगेटिव होगा। समझ में आ गया, आया समझ में। तो लिखेंगे आप, लिखेंगे कि या लिखेंगे यहाँ पे निगेटिव वर्क W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस भी। देख भाई माइनस बी कब होगा, W इज इक्वल टू माइनस बी कब होगा भाई, देखो यहाँ पे जो है आपका इफ फोर्स अप्लाई, क्या बोल सकते हैं, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑपोजिट लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे फोर्स
then work will be, then work done will be, work done will be क्या होगा आपका, then work done will be निगेटिव, निगेटिव कोई दिक्कत इसमें, क्या होगा आपका निगेटिव। मान लेता हूँ कि इस डायरेक्शन में क्या लगा, ये इस डायरेक्शन में जो है आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, और इस डायरेक्शन में जो है आपका फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है। तो इस केस में जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका वर्क डन निगेटिव, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। यह तो एक दूसरे के पैरेलल है ही, लेकिन एंगल कितना बनेगा आपका 180 डिग्री ऐसा में। और cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई, -1 के बराबर होता है। आ रहा है समझ में। तो ये जो है आपका जैसे ही क्या है कि 90 डिग्री से आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी थीटा का वैल्यू जो है 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो उसके, और 180 डिग्री के बीच में होगा, तो उस केस में क्या होगा आपका बताओ हमको, उस केस में जो है आपका वर्क डन निगेटिव होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया, आया समझ में। जैसे तो यहाँ पे हम समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा जो है आपका, जैसे कि एंगल लिखेंगे यहाँ पे, इफ एंगल थीटा लाइज बिटवीन क्या हो जाएगा आपका, लाइज बिटवीन 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, और क्या है आपका बोलो 180 डिग्री से कम होना चाहिए, या इसके इक्वल होना चाहिए। 180 डिग्री से कम या तो उसके इक्वल होना चाहिए। इस केस में जो है आपका क्या होगा बताओ हमको, इस केस में जो है आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, W हो जाएगा आपका, बोलो माइनस निगेटिव। आ रहा है समझ में। यह कब केस प्रोड्यूस होगा, यह केस कब प्रोड्यूस होगा, जब आप किसी व्हीकल में, जब आप क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं चलती हुई गाड़ी में, तो उस केस में जो है निगेटिव वर्क डन होता है। किसके द्वारा, रोड के द्वारा, किस पर, व्हीकल पे। समझ में आ गया। चलो क्यों, क्योंकि जो है रोड क्या करता है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। क्या लगाता है भाई, फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। अब फोर्स जो लगाएगा उसी के द्वारा वर्क डन होगा, इतना बात दिमाग में रखिए। जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उसी के द्वारा वो वर्क डन होगा। मिटा दे, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल में हो जाएगा आपका कि ए फुटबॉल बॉल इज किक्ड बाय player after some time it comes to, क्या लिखेंगे, sometime it comes into rest due to frictional force between, क्या चीज में जाएगा भाई बताओ हमको, between किसके किसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स, बोलो फुटबॉल एंड, क्या लिखेंगे, फुटबॉल एंड सरफेस ऑफ अर्थ। होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन क्या हो जाएगा, इतना। ठीक है, सो दैट यहाँ पे इसलिए क्या होता है आपका, सो दैट वर्क डन विल बी निगेटिव होगा। सो दैट वर्क डन विल बी क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव। आ रहा है समझ में, कि नहीं आ रहा है,
आया एक चीज। कहने का मतलब है जब आप किसी ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, जब आप क्या लगाते हैं, मतलब कि किक मारते हैं किसी बॉल को, जब किक मारिएगा तो क्या है, कुछ समय बाद जो है वो रुक जाता है। किसकी वजह से रुकता है, बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स जो है क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, किसके, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। जो ऑब्जेक्ट जो है उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा आगे की तरफ, तो उसका जो फोर्स जो काम कर रहा है किधर कर रहा है, पीछे। तो उस केस में जो होगा क्या होगा, पता हमको, निगेटिव वर्क डन होगा। क्या होगा आपका, निगेटिव वर्क डन होगा। आया समझ में। और एक और समझते हैं। अब चलो हम जानेंगे, हो गया कोई दिक्कत इसमें, मिटा दो। चल भाई, उसके बाद हम इसमें जो है एक और चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फैक्टर्स इफेक्ट क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन। कौन कौन से फैक्टर है जो वर्क डन को इफेक्ट करता है, यह डिस्कस कर लेते हैं अभी। यहाँ पे जो है आपका जानते हैं, सबसे पहले जो है आपका, चलिए पहले इंक इसमें डाल देते हैं, इंक खत्म हो गया है आप लोगों के। तो तेरे बिना ओ सजना। चलो भाई, यहाँ पे जो है आपका अब देखो क्या लिखेंगे, को फैक्टर है, एक नंबर में हम जानेंगे। फैक्टर जो है आपका क्या होगा, अप्लाइड फोर्स। दूसरा क्या है, एंड क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 नंबर में होगा आपका, पता हमको, अप्लाइड फोर्स हो गया। 2 नंबर में क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। इन डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा आपका, बोलो, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कोई दिक्कत इसमें। ये जो है अप्लाइड फोर्स को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं भाई, एफ से। किस चीज से, एफ से। इट मींस क्या लिख सकते हैं, एफ। ठीक है। ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एस से। किस चीज से, एस से। आया समझ में, ये सारी चीज होंगे। चलिए यहाँ हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे अप्लाइड फोर्स इफेक्ट्स वर्क डन। किस प्रकार से यह वर्क डन जो है, वर्क डन को इफेक्ट करता है। तो लिखेंगे कि यहाँ पे इफ, लिखेंगे कि एट कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हो जाएगा वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा पता हमको, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका अप्लाइड फोर्स। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका F, क्या होगा, F। इट मींस कहने का मतलब क्या है कि एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका, इस, समझा गया भाई। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, समझ में आया। क्या है, इन चीजों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। चलो उसके बाद कहने का मतलब है यहाँ पे कि आपका जैसे कि फोर्स क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा, तो वर्क डन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन उस कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन आपका बताओ,
डिस्प्लेसमेंट फिक्स होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए आपका? फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए आपका? फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो उस केस में जो है आपका क्या होगा? वर्क डन इंक्रीज करेगा अगर फोर्स तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा फोर्स तो डिक्रीज करेगा। समझ में आ गया? लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे कि बेटा बेटा लिखेंगे if 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 applied force will increase then क्या हो जाएगा? then work done will be also increase। क्या हो जाएगा? इंक्रीज। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? एट कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा? बोलो। डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में? इट मींस देन कह देंगे यहाँ पे दैट इज लिख सकते हैं दैट इज कि क्या है आपका? फोर्स क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। देन क्या हो जाएगा आपका? वर्क डन भी इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत? एंड यहाँ वाइस वर्सा लिख सकते हैं एंड वाइस वर्सा भैया। अगर क्या हो जाएगा आपका? बोलो हमको। अगर आपका फोर्स क्या करेगा? डिक्रीज करेगा देन वर्क डन भी आपका क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया? एट कांस्टेंट एंड वाइस वर्सा। कोई दिक्कत? इफ द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज देन क्या होगा आपका? वर्क डन भी विल बी इंक्रीज एट द कांस्टेंट अप्लाइड जो क्या है? एट कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट एंड वाइस वर्सा। इट मींस कहने का मतलब है कि जस्ट इसका उल्टा, इसका जस्ट रिवर्स। समझ में आ गया? बिठा दो। चलो भाई अब सेकेंड केस जानेंगे। यहाँ पे क्या जानेंगे? सेकेंड केस। अच्छा चलो इसका एग्जांपल समझते हैं पहले। ठीक है, मान लो कि क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट में, ठीक है, क्या हुआ आपका? इस पर फोर्स अप्लाई किया गया है। इस पर फोर्स अप्लाई किया गया है पहले 5 न्यूटन का। ठीक है, तो यह जो है 5 मीटर चला। कितना चला आपका? 5 मीटर चला। तो इस पर वर्क डन कितना हो जाएगा? W इक्वल टू कितना हो जाएगा? F S होता है भाई, F S होता है। तो क्या लिखेंगे? 5 × 5 लिखेंगे। कितना हो जाएगा आपका? 25 जूल। कोई दिक्कत इसमें? आया समझ में? अगर इतना ही डिस्प्लेसमेंट तय करने के लिए इस पर हमने अप्लाई कर दिया 10 न्यूटन का भाई फोर्स। कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का। तो इस केस में जो होगा क्या होगा? इस केस में जो है आपका एक बार मैंने इस पर एक बार 5 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट किया है, एक बार हमने कर दिया कितना? 10 न्यूटन का। तो 10 न्यूटन का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 × 5 = 50 जूल। समझ में आ गया? यानी कि एट कांस्टेंट जो है आपका, कांस्टेंट जो है अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो फोर्स को अगर चेंज करते हैं तो यहाँ पे वर्क डन भी क्या होता है? चेंज होता है। फर्स्ट केस में वर्क डन 25 जूल है और सेकंड केस में जो है वर्क डन क्या आपका? 50 जूल है। यानी कि जब क्या है फोर्स बढ़ रहा है तो वर्क डन भी क्या हो रहा है आपका? बढ़ रहा है। कोई दिक्कत? चलो मिटा दो। देखो भाई अब यहाँ हम लिखेंगे सेकेंड नंबर में एट क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स वर्क किस प्रकार से जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वर्क डन को इफेक्ट करता है यह जानेंगे। आया समझ में? आया? चलो नेक्स्ट जैसे कि क्या है? एट लिखेंगे यहाँ पे एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? फोर्स अप्लाइड फोर्स एट कांस्टेंट अप्लाइड फोर्स वर्क
वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी क्या लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। चलो, यानी कि कहने का मतलब क्या है, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपका, इज हो जाएगा एट कांस्टेंट कोई दिक्कत इसमें, एट कांस्टेंट फोर्स, आया समझ में, फोर्स अगर कांस्टेंट होता है तो ये जो होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आया समझ में, जब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा तो वर्क डन इंक्रीज करेगा एट कांस्टेंट फोर्स। हल्ला हल्ला है हम तो दिल से है। चलो यहाँ लिखेंगे इफ, लिखेंगे क्या चीज, इफ डिस्प्लेसमेंट will increase then क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्क डन will be also increase आया समझ में, क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा, समझ में आ गया, एंड वाइस वर्सा एट, लिखेंगे क्या चीज, एट फोर्स, एट कांस्टेंट फोर्स। आया समझ में कि नहीं आया, आ ही गया होगा, नहीं आने का कोई सवाल पैदा नहीं लेता है। आपको समझा है और तुमको समझ नहीं आया है, इट इज नॉट पॉसिबल, सॉरी क्या बोल सकते हैं, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, सही बोला ना। चलो थोड़ा सा देखते हैं, चलते रहे इश्क में पड़ जाते हैं। इट मीन्स, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, इट मीन्स जो है भाई, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कहने का मतलब है कि फोर्स अगर कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है आपका, फोर्स कांस्टेंट रहता है एट कांस्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा आपका, कि क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, इफ डिस्प्लेसमेंट इज विल इंक्रीज देन, क्या हो जाएगा, इफ इज इंक्रीज देन क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू ऑल्सो इंक्रीज एंड क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंड एस डिक्रीज देन डब्ल्यू ऑल्सो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। समझ में आया, ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। चलिए एक जो है क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे जो है एक ऑब्जेक्ट पर, यह जो है आपका एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना लगाया भाई, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया इस पर, कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। जब 10 न्यूटन का इस पर फोर्स हमने लगाया, 10 न्यूटन का क्या लगाया हमने, फोर्स लगाया, तो यह जो है इस डिस्टेंस पर ए पॉइंट से चल करके कहाँ आया, बी पॉइंट पर, तो यहाँ से यहाँ चला है तो यह 10 मीटर चला, कितना चला, 10 मीटर, ठीक है। यह जो फोर्स है कंटिन्यूअस इस पर लगाया जा रहा है, तो सेम ही फोर्स से यह आ गया यहाँ पे सी पॉइंट पे, तो जब यह सी पॉइंट पे जाएगा तो यहाँ से यहाँ चलना यह 15 मीटर, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि क्या निकालना है आपका, वर्क डन करना है एट सी पॉइंट तक, क्या है आपका, सी पॉइंट, वर्क डन एट बी पॉइंट, तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे, यानी कि इसको हम लिखेंगे कि आपका डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा आपका, बताओ, बी पॉइंट तक, ठीक है, टिल बी पॉइंट, यहाँ लिखेंगे आपका 10 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 जूल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डब्ल्यू कहाँ तक हो जाएगा आपका, सी तक, तो यहाँ लिखेंगे
10 इंटू फोर्स इंटू क्या होता है भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ लिखेंगे 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 150 जूल। आया समझ में। अच्छा बताओ यहाँ पे जो है सी पॉइंट तक अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो उस केस में जो है वर्क डन किया जाएगा ऑब्जेक्ट पर, कितना किया जाएगा आपका पता है हमको, 150 जूल का वर्क डन होगा। ठीक है, अगर बी पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट का तो कितना वर्क डन होगा उस पर वर्क डन होगा 100 जूल का। इट मींस क्या है कि जब डिस्प्लेसमेंट आपका इंक्रीज कर रहा है तो उस केस में जो है वर्क डन भी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ सबसे आसान और सबसे बेहतर पढ़ाया जाता है, बस थोड़ा सा क्या है आपका सेटअप का कमी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आ गया समझ में, आया, कोई दिक्कत है इसमें, बोलिए। चलिए एक चीज और है, हम एक और टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ हम जानेंगे आपका वर्क डन, क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। देखिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हैं, पुल करते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो क्या है जैसे ही आप फोर्स लगाते हैं ऊपर की तरफ, मस्कुलर फोर्स जो एक्सर्ट करते हैं जब, तो वो जो है आपको कभी कभी जो है आपका जितना ही वजन ज्यादा उसका वेट होता है उतना ही ज्यादा आपको क्या करना पड़ता है, मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ता है। अगर एक पेन को मैं इस पेन को नीचे से ऊपर की तरफ उठाऊंगा तो थोड़ा सा कम फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर यह दोनों रख दिया तो थोड़ा सा ज्यादा, और इस पर मैंने रख दिया तो बहुत सारे क्या होंगे आपका, बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं 5 केजी का ऑब्जेक्ट उठा रहा हूँ तो थोड़ा सा कम फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर 10 केजी का लगाता हूँ तो ज्यादा। तो इस केस में जो है हमारा क्या होगा, वर्क डन जो होगा आपका किसके अगेंस्ट होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा। किसके अगेंस्ट होगा, ग्रेविटी के। अच्छा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ग्रेविटी के अगेंस्ट, क्योंकि जो है आपका फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रहा है, और जो आपका जो फोर्स है किधर लग रहा है भाई, नीचे की तरफ, और हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है ऊपर की तरफ हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बोला गया है। समझ में आ गया, आ गया, कोई दिक्कत इसमें। जैसे कि आप डंबल उठाते हैं, जिम में जाते हैं, किसी लड़की को क्या करते हैं, शो अप करने के लिए भारी भारी, जैसे कि पहले आपने उठाया 20 केजी का, फिर आपने उठा लिया 25 केजी का, फिर आपने उठाया आपका 30 केजी का। इस प्रकार से जो जिम में लड़कियां आती है सुंदर सुंदर, ठीक है, जीरो फिगर वाली, तो उनको दिखाने के लिए आप क्या करते हैं भाई, वहां पे आप दिखाने के लिए कभी आप पहले छोटा से शुरू करते हैं, धीरे धीरे बहुत वजन वाला चीज उठाना शुरू कर देते हैं, जब उनको देख लेते हैं तो वो जो है आपका उस समय जितना ही ज्यादा वजन का सामान उठाइएगा उतना ही ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। और वह जो मस्कुलर फोर्स आप एग्जर्ट कर रहे हैं किसके अगेंस्ट कर रहे हैं भाई, ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं। आया समझ में, यानी कि उस पर जब mg फोर्स लगता है तो लिखेंगे यहाँ पे कि when is an object lift from ground to क्या है आपका, फ्रॉम ग्राउंड टू vertically upward then क्या हो जाएगा आपका, then gravitational force क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स exerts opposite direction, क्या आपका exerts opposite direction of muscular force
मस्कुलर फोर्स, muscular force then said to be, क्या लिखेंगे, then said to be लिखेंगे यहाँ पे, said to be work done against ग्रेविटी। आया समझ में? आया। मान लेते हैं कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इसको उठा रहे हैं, एक लिफ्ट, ये जो है आपका एक डंबल उठा रहे हैं, एक डंबल आप उठा रहे हैं। तो जब आप उसको लिफ्ट कीजिएगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट कीजिएगा, तो मान लेते हैं मस्कुलर फोर्स F लगा रहे हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कैसा फोर्स लगता है भाई, बताओ हमको। कैसा फोर्स इस पर एग्जर्ट होता है, mg फोर्स होता है। जितना मास होता है इसका, मान लो m मास है, टोटल m मास है, कितने मास है इसका, m मास है, तो इस पे जो है mg फोर्स, ये जो है आपका मस्कुलर फोर्स जो होता है किसके बराबर होगा, इसके बराबर। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? जितना जो है आप क्या करते हैं, जैसे कि मस्कुलर फोर्स जो आप एग्जर्ट करते हैं, mg फोर्स से जब ज्यादा हो जाता है आपका, यानी कि जो है आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी से ज्यादा हो जाता है, तभी तो आप किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर पाते हैं। अगर वही जो है आपका मस्कुलर फोर्स अगर कम रहता है तो आप उसको लिफ्ट नहीं कर पाइएगा। आया समझ में? कभी कभी आप देखते हैं कि 2-2 क्विंटल का जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई जैसे कि डंबल उठाता है लोग, जैसे कि 2-2 क्विंटल का हो जाता है, तो उसको उठाना क्या होता है, कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे कि 100 kg का भी होता है, कभी कभी उठाना क्या होता है, किसी किसी के लिए इम्पॉसिबल होता है। तो यहाँ जो है आपका क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आया? आया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा भाई, लिफ्टिंग ए डंबल अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? लिखेंगे लिफ्टिंग ए बुक को लिफ्ट करना, अगेंस्ट क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? एक और चीज, जैसे कि आप क्या है, छत पर चढ़ते हैं दौड़ करके, ऐसे जब आप छत पर चढ़ते हैं तो अगेंस्ट किसके चढ़ते हैं भाई, ग्रेविटी के, क्योंकि आपके पास मास है और आपके ऊपर जो है ग्रेविटी क्या करती है, फोर्स लगाती है, ठीक है। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ऊपर लगता है, तो जैसे ही आप क्या है छत पर चढ़ते हैं तो उस पीरियड में देखिएगा आप थक जाइएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जो मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं उस पे, वो जो है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से आप में थकावट, जैसे ही आप उतरते हैं तो कितना रिलीफ फील होता है, उस समय जो है आप थकते नहीं। समझ में आ गया? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय जो है आपके मस्कुलर फोर्स और आपका क्या है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों क्या हो जाता है, एक साथ ऐड हो जाता है। और जब चढ़ने के केस में जो होता है, उस समय जो है मस्कुलर फोर्स और आपका क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, वह दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। समझ में आ गया? यानी कि दोनों का डिफरेंशिएट हो जाता है, यानी सर क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। ये हम आया समझ में? मिटा दो इसको। चलिए इसका हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे जैसे एग्जांपल एक और लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या लिख लेंगे भाई, पता हमको? लिख लेंगे क्लाइंबिंग ऑन द स्टेयर केस। क्या हो जाएगा आपका, क्लाइंबिंग ऑन द स्टेयर वर्क डन विल क्या हो जाएगा आपका, अगेंस्ट वर्क डन विल बी हो जाएगा, वर्क डन विल बी अगेंस्ट ग्रेविटी। कोई दिक्कत इसमें? ये हो जाएगा। चलिए अब क्या है आपका, देख लीजिए यहाँ पे जो है आपका, मान लेता हूँ एम कोई मास से ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पे जो है जब हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ इसको, जैसे कि मान लेता हूँ कि यह क्या है आपका, कोई ग्राउंड पर है, ठीक है भाई, ये क्या है आपका, ग्राउंड पर है।
इसको ग्राउंड मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं? ग्राउंड। इसकी मास क्या है आपका? m है। तो इसको क्या है, इस पॉइंट पे लाया गया है। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पर। तो यहाँ जो है h डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। कितना डिस्टेंस जो हो गया आपका? h। समझ में आ गया? h डिस्टेंस यानी कि h हाइट तक उठाया गया है m मास। कितना उठाया गया है? m मास को कहाँ तक उठाया गया है? h हाइट तक। ठीक है। तो यहाँ पे जो है, चलिए इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। हो गया? लिखेंगे यहाँ पे कि लेट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉल m। क्या हो जाएगा आपका? स्मॉल m एंड स्मॉल m it is lifted at its height। क्या है आपका? height is from ground। ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? इज हाइट फ्रॉम ग्राउंड। इन दिस केस लिखेंगे, इन दिस केस ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी if इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg वर्क्स या x लिखेंगे यहाँ पे, x ऑन इट। देन क्या हो जाएगा आपका? देन वर्क डन विल बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? फोर्स इनटू, बताओ हमको, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा आपका? कोई दिक्कत इसमें? फोर्स इंटू हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? W इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज? एफ आई इंटू क्या हो जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट को हम एस मान लेते हैं। तो ये जो है आपका क्या लिखेंगे? W इज इक्वल टू एस की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एच लिख लेंगे। फोर्स की जगह पर क्या लिखेंगे? एम जी लिखेंगे। यानी कि एम जी। कोई दिक्कत आया समझ में कि नहीं आया? आया। यहाँ जो है जब हम क्या है, ये जो है आपका क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी एच। यानी कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होगा आपका एम जी एच। समझ में आ गया? एम जी एच। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया? अब देखो, वर्क डन किसी भी केस में हो, किसी भी केस में वर्क डन वो हमेशा क्या होगा आपका? स्केलर क्वांटिटी होगा। कैसा क्वांटिटी होगा आपका? स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है। और उसका एसआई यूनिट क्या होगा आपका? जूल ही रहेगा। सीजीएस यूनिट हमेशा क्या होगा? उसका अर्ग ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी केस में चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे तो आप हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये तो यहाँ पे हम लोग रियल वर्क डन के बारे में जानते पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको जो है अगले क्लास में, जैसे कि आप जाइएगा जब ग्रेजुएशन में जाइएगा तो वहाँ पे इमेजिनरी वर्क डन के बारे में जानिएगा। ठीक है। वर्चुअल वर्क डन क्या होता है वहाँ डिस्कस होता है। समझ में आ गया? चलो आ गया समझ में? मिटा दो इसको। चलिए इसका एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ एक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इसमें हम लिखेंगे भैया कि क्वेश्चन रहेगा आपका कि मान लीजिए यहाँ पे जो ये क्या है आपका? ग्राउंड है। ग्राउंड से 10 kg का है, 10 kg का है। इसको कितना हाइट पर उठाया गया भाई बताओ हमको? इसको 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम। 5 सेंटीमीटर नहीं सॉरी, क्या हो जाएगा आपका? 5 सेंटीमीटर ज्यादा कम हो गया। यहाँ लिखते हैं इसको 150 सेंटीमीटर के हाइट पर उठाया गया। ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो है वर्क डन क्या होगा?
क्या होगा आपका वर्क डन, क्या होगा अगेंस्ट ग्रेविटी, क्या है कि इसको जो है लिफ्ट किया गया है, नीचे से ऊपर की तरफ उठाया गया है। 10 केजी का कोई क्या है गोला है, मान लेते हैं 10 केजी का क्या है कोई गोला है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ उठाते हैं, कितना मीटर उठाते हैं भाई, कितना सेंटीमीटर उठाते हैं, 150 सेंटीमीटर उठाते हैं। तो इस केस में जो है इस पर कितना वर्क डन होगा, तो हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे देखो दिया क्या है, गिवन है आपका, गिवन है क्या चीज गिवन है, मास, मास इज इक्वल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मास कितना है बताओ हमको, 10 केजी। कोई दिक्कत इसमें, मास कितना हो गया आपका 10 केजी। अब देखो उसके बाद जो है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या हो जाएगा आपका जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब देखो उसके बाद जो है आपका क्या दिया है बताओ हमको, कितना सेंटीमीटर, एस इज इक्वल टू कितना दिया है, एस इज इक्वल टू एस यानी कि एच मान लेते हैं इसको, एच इज इक्वल टू कितना हो गया भाई बताओ हमको 150 सेंटीमीटर। इट मींस इसको हम लिख सकते हैं 1.5 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कैसे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है भाई बताओ हमको, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है 100, क्या होता है 1/100, क्या होता है 1/100। आया समझ में, नहीं समझा, चलो यहाँ दिखाता हूँ, जैसे क्या लिखेंगे यहाँ पे 150 इंटू 1/100 हो जाएगा 1/100 मीटर। तो इसको हम लिखेंगे क्या चीज 1.5 मीटर। आया समझ में। अब देखो W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है mgh होता है। तो मास कितना दिया है 10 गुना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 गुना h हो गया आपका 1.5, मल्टीप्लाई कर लो भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 न्यूटन, कितना हो जाएगा भाई 150 न्यूटन, यानी कि 150 न्यूटन। इस पर क्या होगा, सर न्यूटन बोल रहे हैं, अरे सॉरी भाई जूल होगा ना, जूल, सॉरी क्या है 150 जूल का इस पर वर्क डन होगा, कितना होगा 150 जूल का वर्क डन होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, बहुत आसान है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है दिखा दूं, चलिए यहाँ जो है आपका वर्क एंड आपका वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी समाप्त होता है। कल की क्लास में हम लोग बाकी सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, और बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं एक एक करके सबके बारे में हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच।